हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 12 शुरू करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर 12 है ध्वनि, मतलब साउंड। तो फ्रेंड्स, हम प्रतिदिन अलग अलग स्रोतों जैसे कि मानव, पक्षी, घंटियों, मशीनों और वाहनों, टेलीविज़न, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं, है ना। ध्वनि क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण और संवेदन उत्पन्न करती है। और ऊर्जा के और अलग अलग रूप भी हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, है ना। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है ना। आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्ञात है। इसके अनुसार आप ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। आप इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है ना। तो जब क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपने ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया? तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किसी माध्यम में यह किस प्रकार संचरित होती है और हमारे कानों द्वारा कैसे ग्रहण की जाती है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 12.1 ध्वनि का उत्पादन, मतलब ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है ना। तो फ्रेंड्स, हम कई वस्तुओं को घर्षण के द्वारा खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर या उसको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम वस्तु को क्या करते हैं? कंपमान करते हैं, मतलब उसको कंपित करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब कंपन का अर्थ क्या होता है? तो किसी वस्तु को तेजी से बार बार इधर उधर गति करना ही कंपन कहलाता है ना। जैसे कि हमारी वाक ध्वनि और वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है ना। तो जब कोई पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाता है तो क्या आप कोई ध्वनि सुनते हैं? क्या आप जानते हैं कि मक्खी भिनभिनाने की ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? और एक खींचे हुए रबड़ के छल्ले को बीच में से खींचकर छोड़ने पर यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। तो यदि आपने कभी ऐसा नहीं किया है तो इसे कीजिए और तनी हुई रबड़ के छल्ले के कंपनों को देखिए, ठीक है, कि वो किस प्रकार से कंपन करती है। तो फ्रेंड्स, ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। ओके, चलिए अब देखते हैं 12.2 ध्वनि का संचरण। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं से उत्पन्न होती है और द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है वो माध्यम कहलाता है। ओके, ये ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। ओके, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ये अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है, ठीक है। और ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति करके नहीं पहुंचते, बल्कि सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं और ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो उसके निकटवर्ती कण हैं अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाते हैं। ओके, और जो निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात जो प्रारंभिक कण हैं वो अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट आते हैं, ठीक है। तो माध्यम में ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती। ओके, तो माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ, है ना, माध्यम से होता हुआ संचरित होता है, ठीक है। और तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। ये कण इसी प्रकार गति अन्य कणों में उत्पन्न करते जाते हैं, ठीक है। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जा सकता है। ओके, ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है और यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं।
तो ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस क्षेत्र को ही संपीड़न कहते हैं। ओके, संपीड़न मैं इस डायग्राम से समझाऊंगी आपको। तो ये संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। ठीक है, जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र भी उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहते हैं। मतलब उच्च दाब वाले क्षेत्र को संपीड़न और निम्न दाब वाले क्षेत्र को विरलन कहते हैं। ओके, जब वस्तु कंपन करती है तो आगे और पीछे तेजी से गति करती है। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक इसको क्या बोला जाता है इसको, तो ये एक द्विभुज स्वरित्र बोलते हैं इसको, द्विभुज स्वरित्र। ठीक है, तो जब इसको कंपित किया जाता है तो ये आप देख रहे हो इधर कंपन हो रहा है, तो ये आगे पीछे गति करती है और वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो। और यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। ठीक है, संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। तो दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। ओके, किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में संचरित होती है। जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा, ये वस्तु अगर कंपमान होगी तो हमको संपीड़न और विरलन, है ना, ये दोनों प्राप्त होते हैं और इसी रूप में ध्वनि क्या होती है, संचरित होती है। ध्वनि के संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। ठीक है, मतलब इस माध्यम के कण संचरित नहीं होते, सिर्फ उनका विक्षोभ आगे बढ़ता है। मतलब संपीड़न और विरलन यही आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 12.2 का 1 ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है ना, और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे कि वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है और ये निर्वात में होकर नहीं चल सकती। इसे एक प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये हम एक प्रयोग के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक विद्युत घंटी, ये जो देख रहे हो ये एक विद्युत घंटी है और एक कांच का वायुरुद्ध बेलजार, ये एक बेलजार की मतलब कांच है। तो ये विद्युत घंटी को बेलजार में इस तरह से लटकाएंगे। ठीक है, और इस पर एक निर्वात पंप जोड़ देंगे। तो फिर यहाँ पर इसको घंटी को स्विच से जोड़ेंगे और यहाँ पर स्विच अगर दबाएंगे तब आप उसकी ध्वनि को सुन सकते हैं। अब निर्वात पंप को चलाकर अगर हम इस बेलजार से वायु को धीरे धीरे बाहर निकाल लेते हैं और घंटी की ध्वनि जो है वो धीमी हो जाती है और उसमें पहले जैसे ही अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती रहे तो कुछ समय पश्चात जब बेलजार में बहुत कम वायु रह जाती है तब आपको बहुत धीमी ध्वनि सुनाई देगी। यदि बेलजार की समस्त वायु जो है निकाल दी जाए तो क्या होगा, तो क्या आप तब भी घंटी की ध्वनि सुन पाएंगे? क्या सुन पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि निर्मात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इस प्रयोग के द्वारा इसको दर्शा सकते हैं। चलिए आगे देखें। का 2 ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। फ्रेंड्स, आप एक स्लिंकी लीजिए, ये जो देख रहे हैं ये एक स्लिंकी है
है ना। और इसको जिस तरह से चित्र में दिखाया गया है उस तरह से आप स्लिंकी को दोनों तरफ से खींचिए और एक झटका दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, यदि आप अपने हाथ से स्लिंकी को लगातार आगे पीछे बारी बारी से धक्का देते हैं और खींचते हैं तो आपको इसमें इस तरह से विरलन और संपीड़न के क्षेत्र नजर आएंगे। ठीक है। यदि आप इसमें स्लिंकी में चिन्ह लगा देंगे तो आप देखेंगे स्लिंकी पर लगा जो चिन्ह है वो विक्षोभ के संचरण की दिशा में समांतर आगे पीछे गति करता है। ठीक है। उन क्षेत्रों को जहाँ पर स्लिंकी की कुंडलियाँ पास पास आ जाती हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो स्लिंकी की जो कुंडलियाँ वो पास पास आ जाती हैं, उसे संपीड़न। और उन क्षेत्रों को जहाँ पर कुंडलियाँ दूर दूर हो जाती हैं उन क्षेत्रों को विरलन कहते हैं। ठीक है। संपीड़न को C से और विरलन को R से प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप जानते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों और विरलनों के रूप में संचरित होती है। अब आप किसी स्लिंकी में विक्षोभ के संचरण और किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं। ये तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। ठीक है। ये तरंगे क्या कहलाती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। और इन तरंगों के माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। ठीक है। तो एक कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे संचरित होती हैं, मतलब ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ठीक है। क्या है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। यदि आप स्लिंकी के अपने हाथ में पकड़े सिरे को आगे पीछे धक्का न देकर बाएं दाएं हिलाएं। ठीक है। इसको आगे पीछे धक्का न देकर बाएं दाएं हिलाएंगे तो आपको स्लिंकी में तरंगे उत्पन्न होती दिखाई देंगी। और इन तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। और इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग, तो इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। ओके। आप अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है, किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उसके दाब या घनत्व घनत्व से नहीं होते, बल्कि प्रकाश तरंगे जो है वो यांत्रिक तरंगे भी नहीं हैं। जबकि ध्वनि क्या है, ध्वनि यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे 12.2 का 3 ध्वनि तरंग की अभिलक्षण। तो फ्रेंड्स, किसी ध्वनि तरंग के 3 अभिलक्षण होते हैं। क्या क्या? आवृत्ति, आयाम और वेग। ओके। तो ध्वनि तरंग को ग्राफ के रूप में दिखाया भी जा सकता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो घनत्व और दाब में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है। किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व और दाब दोनों ही उसके औसत मान से ऊपर और नीचे दूरी के साथ परिवर्तित होते हैं, जैसे कि हम आगे डायग्राम में देखेंगे। जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचरित होती है तो घनत्व और दाब में क्या उतार चढ़ाव होते हैं। तो फ्रेंड्स, संपीड़न वो क्षेत्र है जहाँ पर कण पास पास आ जाते हैं। इन्हें वक्र के ऊपरी भाग से, ठीक है, संपीड़न को वक्र के ऊपरी भाग से दर्शाया जाता है। जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो घनत्व और दाब में कैसे परिवर्तन होता है। तो ये किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व और दाब दोनों ही उसके औसत मान के ऊपर और नीचे दूरी के साथ परिवर्तित होते हैं। ठीक है। तो मैंने बताया कि संपीड़न वो क्षेत्र है जहाँ पर कण पास पास आ जाते हैं और इन्हें वक्र के ऊपरी भाग में दिखाया जाता है। ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये ऊपरी भाग, ये क्या है, तो यही संपीड़न का क्षेत्र है।
ये जो आप देख रहे हो ये शिखर जो है वो अधिक संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं, और विरलन निम्न दाब के क्षेत्र है जहाँ कण दूर दूर हो जाते हैं। ओके, और उन्हें घाटी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब गर्त से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें वक्र के निम्न भाग से दिखाया गया है, मतलब नीचे के भाग में दिखाया गया है। और शिखर को तरंग का श्रृंग या घाटी को गर्त कहा जाता है। ठीक है, दो क्रमागत संपीड़नों और दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। मतलब दो क्रमागत संपीड़न और दो क्रमागत विरलन, ठीक है, तो इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ये आप देख रहे हो, इसको लैम्डा से निरूपित किया जाता है। इन दोनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, इनका जन्म 22 फरवरी 1857 को हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ था और इनकी शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई थी। इन्होंने जेसी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रयोगों द्वारा पुष्टि की थी और इन्होंने रेडियो, टेलीविज़न, टेलीग्राफ और टेलीविज़न के भी भविष्य में विकास की नींव रखी थी। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी खोज की, जिसकी बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने व्याख्या की। ओके, तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है वो इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। इनके सम्मान में? हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे आवृत्ति। तो आवृत्ति से हमें ज्ञात होता है कि कोई घटना कितनी जल्दी जल्दी घटित होती है ना। मान लीजिए आप किसी ढोल को पीट पीट कर बजा रहे हैं। आप ढोल को 1 सेकेंड में जितनी बार पीटते हैं वो आपके द्वारा ढोल को पीटने की आवृत्ति है। ठीक है, हम जानते हैं जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच बदलता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और फिर से अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़नों और विरलनों की संख्या की गणना करें तो हम इसको ध्वनि तरंग की आवृत्ति से ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो इसको न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। ओके, तो फ्रेंड्स, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, आवर्तकाल किसे कहते हैं? दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं और इसे टी से निरूपित करते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक सेकेंड है। ठीक है, और आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच संबंध को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, 1/T। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार एक उच्च तारत्व की ध्वनि से हमें ज्ञात होता है कि किसी बिंदु से एकांक समय में संपीड़न और विरलन की संख्या की अधिक संख्या गुजरती है। ओके, मान लो
किसी ऑर्केस्ट्रा में वायलिन और बांसुरी एक ही समय में बजाई जा सकती है और दोनों ध्वनियाँ एक ही माध्यम में मतलब वायु में चलती हैं और दोनों हमारे कानों तक एक ही समय पर पहुंचती हैं। दोनों ही स्रोतों की ध्वनियाँ एक ही चाल से चलती हैं, लेकिन जो ध्वनियाँ हम ग्रहण करते हैं वो भिन्न भिन्न हैं। ऐसे ध्वनि से जुड़े जो विभिन्न अभिलक्षण हैं उनके कारण हैं, है ना। ध्वनि के मतलब विभिन्न जो अभिलक्षण हैं उन्हीं के कारण है और तारतत्व इनमें से एक अभिलक्षण है। ओके, तारतत्व क्या है? एक ध्वनि का अभिलक्षण है। ठीक है, तो किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारतत्व कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होगा आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और इसका तारतत्व भी अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारतत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो तरंग का विक्षोभ है ये इस तरह से बना हुआ है, तो ये निम्न तारक की ध्वनि को तरंग को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, जबकि ये यहाँ पर श्रृंग और गर्त मतलब विरलन और संपीड़न दोनों की संख्या बहुत अधिक है, तो ये उच्च तारतत्व की ध्वनि तरंग को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स विभिन्न आकार और आकृति की वस्तुएं भिन्न भिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती हैं और विभिन्न तारतत्व की ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो निम्न तारतत्व की ध्वनि की आवृत्ति कम और उच्च तारतत्व की ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है और किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, इसे साधारणतः ए अक्षर से निरूपित किया जाता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होगा। ध्वनि की प्रबलता या मृदुता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। हमने ये दोनों डायग्राम देख लिया, अब हम इस डायग्राम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ध्वनि की प्रबलता या मृदुता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारते हैं तो हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। यदि हम मेज पर जोर से चोट मारते हैं तो हमें प्रबल ध्वनि सुनाई देगी। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? तो प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है क्योंकि ये अधिक ऊर्जा से संबंध है और उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग फैल जाती है। ओके, और स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम और प्रबलता दोनों ही कम हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो समान आवृत्ति की प्रबल और मृदु ध्वनि की तरंगे इस तरह से आकृतियां प्रदर्शित करेंगी। ये जो देख रहे हो आप, इसमें संपीड़न और विरलन जो दूर दूर है, ये क्या है? ये मृदु ध्वनि के लिए है, जबकि जब संपीड़न और विरलन दोनों पास पास हैं तो ये प्रबल ध्वनि होगी, प्रबल ध्वनि को प्रदर्शित करेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है और प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्वनि की ये जो गुणता है जिसको टिम्बर कहते हैं, वो एक अभिलक्षण है जो हमें समान तारतत्व और समान प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। ठीक है, एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। ओके, और अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर या नोट कहते हैं। ठीक है, और ये सुनने में अच्छी लगती है, सुखद होती है, जबकि शोर या नॉइस कर्णप्रिय नहीं होते, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। तो संगीत को हम नोट या स्वर कह सकते हैं, जबकि शोर को नॉइस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। ओके, तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। ठीक है, तो वेग बराबर दूरी बटे समय हमको पता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं?
अपॉन टी या फिर मल्टीप्लाई 1/t। ठीक है, तो वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुणित आवृत्ति, ये हमारा एक सूत्र है। तो फ्रेंड्स हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर लैम्डा जो है वो ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है और ये तरंग द्वारा एक आवर्तकाल मतलब t में चली गई दूरी है, इसलिए हम यहाँ पर वेग को v के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुणित आवृत्ति। किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है। ठीक है, तो चलिए अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है। यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी? तो चलिए हल करते हैं। तो दिया हुआ समय दिया गया है कि आवृत्ति v बराबर 2 किलो हर्ट्ज बराबर 20,000 हर्ट्ज। तरंग दैर्ध्य कितनी है? 35 सेंटीमीटर मतलब 0.35 मीटर। हम जानते हैं तरंग वेग v बराबर तरंग दैर्ध्य आवृत्ति, तो इसको सूत्र मतलब इस पे मान रख देते हैं। तो 0.35 मीटर गुणित 20,000 हर्ट्ज बराबर 700 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है कि ध्वनि 1.5 किलोमीटर तय करने में 2.1 सेकेंड का समय लेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यद्यपि हम कभी कभी प्रबलता और तीव्रता दोनों शब्दों का एक ही पर्याय के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इसका अर्थ एक ही नहीं है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, जबकि दो ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती हैं, फिर भी हम एक दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। हम इसको आगे कल के पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर बिल्कुल किया कीजिए, और हमारे नए चैनल रूरल एकेडमी पे आप जाइए, वहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स से अपडेट रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।